क्या ऑप्शनल कन्वर्जन भी हो सकती है? क्या ऑप्शनल कन्वर्जन भी हो सकती है? द आंसर इज यस, ऑप्शनल कन्वर्जन भी हो सकती है। मुझे ये बताओ, जब ऑप्शनल कन्वर्जन है तो जो डिबेंचर होल्डर वाला है उसको तो बड़ा फायदा हो गया, उसके पास तो चॉइस है। कन्वर्ट कराना है, फायदे में है तो कन्वर्ट करा लो, नहीं फायदे में तो मत कराओ। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या ये ऑप्शनल एस्पेक्ट उसको एक चॉइस देता है जिससे डिवेंचर होल्डर अपने बेनिफिट को देख सकता है कि भाई मेरे फायदे में क्या है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है? बोलो ना हाँ। इस चीज को ट्रीट करने के दो तरीके हैं हमारे इंडियस में। इस चीज को ट्रीट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो यह है कि भाई जो आपके डिबेंचर्स हैं उनको आप लायबिलिटी बनाओ, तथा जो आपने ये ऑप्शन दी है इसे डेरिवेटिव लायबिलिटी बनाओ, इसे डेरिवेटिव लायबिलिटी बनाओ। है व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव लायबिलिटी? मतलब ये मानो कि कंपनी ने यहां पर दो चीजें दी हैं, एक तो डिबेंचर्स दिए हैं और साथ में उसने सट्टा लगाया है। डेरिवेटिव मतलब उसने एक सट्टा लगाया है और उस सट्टे की लायबिलिटी, क्योंकि दूसरी आदमी चाहे तो वो अपने पास एक ऑप्शन में बेनिफिट ले सकता है। आपको थोड़ा बहुत पता है ऑप्शंस के बारे में डेरिवेटिव के कंटेक्स्ट में? ऑप्शन का मतलब होता है, जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हैं और या नहीं भी करते हैं तो हो सकता है किसी को पता हो किसी को ना पता हो। मैं तुम्हारे को एक ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्हारे को एक ऑप्शन दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उस ऑप्शन की वजह से परेशान नहीं हो गया कि तुम तो अपने बेनिफिट में सोचोगे हमेशा। इसका मतलब तुम्हारा बेनिफिट जब जब होगा मेरा लॉस होगा, तुम्हारा बेनिफिट जब जब होगा मेरा लॉस होगा वहां पर। इसका मतलब मेरे लिए वो जो ऑप्शन है, मेरे लिए वो ऑप्शन एक सट्टा है। हां, यह भी हो सकता है कि तुम्हारे को वहां नुकसान हो पर मुझे फायदा नहीं होता उसके अंदर। अगर आपको नुकसान है तो तुम वो चॉइस ऑप्ट ही नहीं करोगे तो मुझे फायदा नहीं होता उसके अंदर। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि दो चीजें हैं, आप अपने पास इनको इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। अब मुझे फटाफट से बताओ, ये जो क्वेश्चन 9th था इसमें कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं और जो ये 8% डिबेंचर्स है इनकी वैल्यू है 12.5 लाख। तो ये तो हो गई लायबिलिटी, ये तो हो गई लायबिलिटी। और साथ में कंपनी ने अपने पास एक डेरिवेटिव लायबिलिटी तय कर दी है और डेरिवेटिव लायबिलिटी को हम बाद में आपको बताएंगे इंडियस में, ये हमेशा एफवीटीपीएल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एफवीटीपीएल? व्हाट डू यू मीन बाय एफवीटीपीएल? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब तुम इस सट्टे से होने वाले नुकसान की फेयर वैल्यू को हर साल अपने पीएनएल में चार्ज करोगे। इसका मतलब अपने पास और लायबिलिटी बढ़ गई तो आप लिखोगे फिर से पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी। लायबिलिटी घट गई तो आप लिखोगे डेरिवेटिव लायबिलिटी टू पीएनएल। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब कंपनी ने एक्चुअल में आपको ये दिया। मैं आपको इसे ऐसे बोलता हूं मैं आपसे कहता हूं मेरे बच्चों मुझे फीस दो। आपने कहा ठीक है सर, हमने 10,000 रुपए की फीस दे दी। मैंने कहा मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा भी और साथ में मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे को एक ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में इंडेक्स मान लो 50,000 हो गया तो आई विल पे यू ₹5,000 इन कैश। सोचिए हमारी क्लासेस के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे से पढ़ लो, फीस दे दो, पढ़ना तो है ही है, साथ में आपके साथ मैंने सट्टे की भी बात कर ली। अगर मान लीजिए हमारा मार्केट में इंडेक्स 50,000 हो गया तो मैंने कहा मैं आपको 5 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। मैं ऐसी स्कीम क्यों निकालूंगा? मैं ऐसी स्कीम क्यों निकालूंगा? भाई साहब, ग्राहक को फंसाने के लिए एक के साथ एक फ्री ऐसी ऐसी चीजें दी जाती हैं। आप कोई चीज खरीदते हैं तो फ्री, तो मैंने थोड़ा टेक्निकल स्कीम दे दी आपको। मैंने कहा मेरे सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि भाई मेरे से पढ़ भी लो और साथ में आप मेरे से ये ऑप्शन भी ले लो।
अब आप मुझसे पूछेंगे कि शर्मा जी आप हमारे को बाकी सब तो क्या बोलते हैं, 250 ग्राम तेल खरीदे तो 50 ग्राम तेल फ्री, ये आपने स्कीम क्यों दी है? क्योंकि मैं अपनी चतुराई लगा रहा हूं। मुझे लग रहा है कोरोना वायरस के पीरियड में कभी इंडेक्स 50,000 होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो मुझे 50,000 देने ही नहीं पड़ेंगे, 5,000 देने ही नहीं पड़ेंगे, और अल्टीमेटली मैं बच्चे को फंसा करके फीस तो ले लूंगा, पढ़ा दूंगा और काम खत्म। फील आ रही है क्या कि हम कैसे अपना बिजनेस दौड़ाने के लिए, भाई मैं तो फीस लेके पढ़ाना है, तो मैंने कहा ऐसा कोई जुगाड़ लगाया जाए कि फीस भी आ जाए, बच्चा पढ़ भी ले और साथ में वो दूसरे टीचरों के पास ना जाए। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे पास एक स्कीम है, वो स्कीम आप फायदे में देखो, आप अगर लक्की होगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो आप अपने पास, आप में से कई सोच रहे हैं 50,000 तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करो शर्मा जी पढ़ाते तो बड़ा खराब है पर इनसे पढ़ लेते हैं, 5,000 रुपए की गेम है, कमाई भी तो हो सकती है। फील आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको समझ में आ रही? तो कंपनियां अपने डिबेंचर्स को जब बेचती हैं, अपने डिबेंचर को जब बेचती हैं, तो क्या वो अपने डिबेंचर्स के भीतर एक ऑप्शन डाल के लपेट करके सैंडविच बनाकर देती हैं, खाओ स्वाद लगेगा? तो कई कहते हैं हाँ इन डिबेंचरों में तो ऑप्शन भी है, इस वजह से वो उसे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो कंपनी बेसिकली ये करती है। अब सवाल उठता है मुनीम इसकी अकाउंटिंग कैसे करता है? तो मैंने कहा मुनीम इसकी अकाउंटिंग ऐसे करता है कि वो कहता है ये लायबिलिटी है और ये सट्टा है, और लायबिलिटी को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, और सट्टे को वो फेयर वैल्यू में होने वाले चेंजेस को अपने पीएनएल में चार्ज करता है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? ये एक तरीका है, इसका मतलब ये मेरे इंड एस में दिया गया एक तरीका है। अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर कुछ कुछ समझ में आई। अच्छा कुछ कुछ आपको इसलिए आई क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर आपको ना इसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम लोग ना हर ईयर एंड पे देखते हैं कि जो मैंने बच्चे को ऑप्शन दे रखी थी, बच्चे को उसमें कितना फायदा है, जितना बच्चे को फायदा उतना मुझे नुकसान है, और जैसे ही मुझे लगता है अरे यार नुकसान तो होने वाला है, तो मैं अपने पास क्या एंट्री डाल देता हूं, P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी, दिस इज लाइक दिस। फिर मुझे लगता है बच्चे को और भी फायदा है, तो मैंने कहा P&L टू डेरिवेटिव लायबिलिटी। फिर मुझे लगता है नहीं अब थोड़ा हालात ठीक हुए हैं, कोरोना वायरस नया भी आ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना वायरस, अब मुझे लगता है नीचे हो जाएगा सब कुछ, तो मैंने कहा लायबिलिटी कम हो गई। तो I keep on revaluing my derivative liability till the exercise date comes, और एक्सरसाइज डेट पर मुझे पता चल जाएगा I have to pay something or not. ओके ये मार्केट में ऑप्शन ट्रेड नहीं हो रही है, इसकी फेयर वैल्यू निकाली जाती है, हमारे द्वारा निकाली जाती है। एफएम में आप पढ़ेंगे बाइनोमियल मेथड और ब्लैक शॉल मॉडल, वहां पर निकालना सिखाएंगे आपको सर, ठीक है। दूसरा तरीका एक और भी है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि आप अपने पास रीकैलकुलेट लायबिलिटी एट मार्केट वैल्यू रेट, एक मार्केट वैल्यू रेट पर आप उसको कैलकुलेट करते हो। ऐसे में आप अपनी ऑप्शन की वैल्यू को इक्विटी में डाल देते हो और साथ में लायबिलिटी रिवाइज्ड अमाउंट पर डाल देते हो। अब मुझे ये बताइए, मेरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो ये वाला है। मैं इसकी चर्चा भी ना करूं आपके साथ तो चल जाएगा क्या? क्योंकि मुझे इसका कोई यूज नहीं है। जब मैंने 109 पढ़ाना है तो मैंने आपको ये बताना है कैसे होता है। तो क्या मैं अपने पास अभी इतने से काम चला सकता हूं? बोलो ना हाँ, आप बोलो अच्छा इतने, क्योंकि मैं अल्टीमेटली बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सवाल, या तो मैं ये सवाल छुड़वा दूं कि मैं बोलूं भाई 109 पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे, या मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना मुझे चाहिए उतना मैंने बता दिया, उससे सवाल हो सकता है, और बाकी 109 पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी चर्चा करेंगे। ओके, तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा क्या कहता है। वो कहता है दिस क्वेश्चन एज्यूम्स, तो इसका मतलब आपने अपने दिमाग की बत्ती बंद कर दी। आपको एज्यूम करना है कि जो आपकी कन्वर्जन ऑप्शन है इज अकाउंटेड एज अ डेरिवेटिव लायबिलिटी, आपने इसे डेरिवेटिव मानना है।
एंड मार्क्ड टू मार्केट थ्रू P&L। एनी प्रॉब्लम? फिर उसने आपको कह दिया, कहता है इनकी फेयर वैल्यू में जो चेंज आई है वो कितनी आई है। पहले साल में लॉस आया है 2,500 रुपए का, अगले साल में भी लॉस आया है 2,650 रुपए रिस्पेक्टिवली। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और वो कहता है ये लॉस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता, ये लॉस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। क्या अब मैं आगे चल सकता हूं? आपको सवाल में उसने कह दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू मूवमेंट्स एंड टैक्सेशन इज एज फॉलोज। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स। तो राघव जरा मेरे साथ साथ मुझे बताओ, सवाल में उसने आपको बताया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स एंड टैक्सेशन इज ₹825 एंड 895। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो क्या इंटरेस्ट घटेगा? फटाफट से बताओ हां कि ना। इंटरेस्ट कितना होगा? अब मुझे बताओ, आपके पास लायबिलिटी 12,50,000 का 8% है। ये आपने इशू कब किए थे? इशू किए थे 1 अक्टूबर को। तो मुझे फटाफट से बताओ 1 अक्टूबर से 30 जून तक कितने महीने होते हैं? 1 अक्टूबर से 30 जून तक, ठीक है। तो मुझे बताइए कितने महीने हो जाते हैं? 9/12। इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ। अगले साल में तो दिक्कत नहीं आएगी, अगले साल का इंटरेस्ट बनेगा 1250 इंटू 8% फॉर फुल ईयर। तो इंटरेस्ट बताओ कितना कितना है भाई। आप में से बच्चे अगर आंसर नहीं देंगे तो बात कैसे बनेगी? 50,000 और 75,000, 50,000 और 75,000। मुझे बताओ क्या इसके बाद कोई फेयर वैल्यू लॉस ऑन डेरिवेटिव लायबिलिटी भी है? मैं भूल गया। क्या हमने लोगों को ब्याज तो देना ही है, जो सट्टा लगा रखा है दूसरा आदमी सट्टे में फायदा उठा रहा है, तो मुझे सट्टे में नुकसान हो रहा है। बच्चा कह रहा है ये गलत है। 75,000, तो फिर ये भी गलत है। 1 लाख। अब ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा था उसका आंसर दीजिए। फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस ऑन डेरिवेटिव लायबिलिटी। भाई मेरे को पढ़ाना है, वो तो है ही है। क्या मैंने सट्टा लगा रखा है, लोगों को फायदा हो रहा है तो मुझे नुकसान भी हो रहा है? ईशान कह रहा है क्या इसे ओसीआई में नहीं ले सकते ना? डेरिवेटिव उसने कहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L। वैसे आपको ईशान बता दूं, इट विल बी ऑलवेज P&L अगर डेरिवेटिव है तो, ठीक है ना। बाकी सब बातें तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको बता रहा हूं, डेरिवेटिव हमेशा भगवान कृष्ण भी आए तो P&L से आएंगे, ओसीआई से नहीं आएंगे। एनीवे, मुझे ये बताओ कितने का लॉस है, फटाफट से बताओ कितने का लॉस है। उमंग ने कहा 2,500 रुपए पहले साल में और 2,650 रुपए दूसरे साल में। अच्छा, ये 2,500 निकाला कैसे होगा? भाई साहब फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जितने की फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है वही लॉस है। अब सवाल ये उठता है कि फेयर वैल्यू निकालते कैसे हैं? ये एफएम में पढ़ेंगे आप, वो हमारी क्लास में चर्चा नहीं होगी। फेयर वैल्यू आपको निकली निकलाई दी जाएंगी, आपको तो मैं मुनीमगिरी सिखाऊंगा कि इस फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग कैसे होती है। अब मुझे फटाफट से सागर ये बताओ, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? इसमें से माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 747,500, 747,500। और दूसरा
डेरिवेटिव हेजिंग का भी होता है। ईशान हेजिंग भी करेंगे बेटा। अब मैं फिर से बता रहा हूँ ना, मैंने उतना ही पार्ट बताया जिससे आपका ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। बाकी तो वो टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। 792 350, 792 350 वहां पर हमारी हेजिंग आएगी 22वीं क्लास के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हम कई क्वेश्चन करेंगे, 22वें में भी आएगी 21वें में भी आएगी। 2 क्लासें हेजिंग पे लगेंगी सबसे लास्ट में। क्या इसमें टैक्स भी माइनस होगा? क्या इसमें टैक्स भी माइनस होगा? द आंसर इज यस। अब मुझे फटाफट से बताओ टैक्स कितना होगा। क्या टैक्स सीधा सीधा इस पे लगा दूं? इनकम टैक्स वाले इसको खर्चा नहीं मानते, तो मुझे फटाफट से बताओ जो आपका टैक्स लगेगा वो पता किस पर लगेगा? 7,50,000 का 30%। ढूंढो कितना है। और इनकम टैक्स वाले इसको नहीं मानेंगे, तो 795 का 30%। ढूंढिए। ये टैक्स है, क्योंकि उसने आपसे कहा था, दर्ज करा 33% है टैक्स का रेट, चलो 33% कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने पास जो टैक्स लगाएंगे, बताओ वाई 750, मैं भूल गया वाई 750, क्योंकि उसने कहा ये इनकम टैक्स का इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, टैक्स वाले नहीं मानते इसको। 247,500, 247। लो इसको तो मैं ही माइनस कर देता हूं, 5 लाख। तुम भी क्या याद रखोगे? दूसरा बताओ 262 350। ओ माय गॉड, ये सवाल तो बोल रहा है। तुम्हें भी फील आ रही है कि नहीं? ये सवाल बात कर रहा है आपसे। 530,000। कुछ बच्चे कह रहे हैं 532। ये भाई पूरे 350 से 350 कट रहा है शौर्य। दिस शुड बी राउंड फिगर 530, ठीक है ना। ये 350 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो 530 होना चाहिए। मुझे बताओ क्या कोई प्रेफरेंस शेयर है इस सवाल में? क्या इस सवाल में कोई प्रेफरेंस शेयर थे? मैं भूल गया। प्रेफरेंस शेयर एक तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स थे, और तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इसको बोल दूं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो भी चलेगा? बोलो ना हाँ, ये भी चलेगा। अब मुझे ये बता दो कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑर्डिनरी शेयर 15 लाख। आप जानते हैं इसमें कोई चेंज ही नहीं है। 15 लाख में कोई शेयर इश्यू ही नहीं किए। एक ही था कन्वर्टिबल स्टॉक, वो आपने अभी तक कन्वर्ट कराया नहीं है। पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कोई और शेयर्स हैं। तो क्या आप बेसिक अर्निंग पर शेयर बता सकते हैं? सॉल्व करें। 33 और 35 पैसा, 33 पैसा और 35 पैसा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, बताओ क्या बाकी है? बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब मुझे क्या करना है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ DEPS। तो पहला सवाल तो यह है, क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर POS? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। सिद्धार्थ अभी कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो बताइए क्या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर POS है? द आंसर इज यस। अगर ये POS है तो नंबर 2 आपको क्या ढूंढनी पड़ेगी? IEPS। इन डिबेंचरों को अगर मैं पहले ही दिन शेयर बना दूं तो क्या होगा? सारे बच्चे बताओ, क्या आपका ब्याज बच जाएगा? फटाफट से बताओ, क्या आपका ब्याज बच जाएगा अगर पहले ही दिन शेयर बना दूं? और ब्याज के ऊपर क्या टैक्स भी बच जाएगा? मैं भूल गया, आई डोंट नो व्हाट आई से। बताओ जरा ये क्या है? मैंने कहा 75,000 बचेगा 67। क्या अगर पहले ही दिन शेयर बना दोगे तो 2500 का फेयर वैल्यू लॉस भी तो बचेगा। इस पे कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई टैक्स का चक्कर नहीं है। बोलो ना हाँ। बताओ शेयर कितने बन जाएंगे ये? अब ये बताओ शेयर कितने बन जाएंगे? उसने आपको जो शेयर बताए हैं, बाप रे बाप, उसने शेयर बताए हैं 135, 130, 125, 120। ये कितने हैं? हर 100 रुपए वाले। आप इसमें से क्या अजम्पशन लोगे?
जिसमें अधिक से अधिक डाइल्यूशन होती है। तो आप कहोगे 12,50,000 वाले 100 रुपए के हैं, तो इनकी कितनी कन्वर्जन कर दो 135 की, कितने महीने के लिए, पहले साल में 9/12। बाप रे बाप। कर्णिका पूछ रहे हैं 2,500 वाला फिर से बताओ। कर्णिका, अगर मान लो ये डिबेंचर ना होते, पहले ही दिन शेयर होते, तो डेरिवेटिव लायबिलिटी भी नहीं होती, तो आपका ही भी फायदा हो जाता। इसका मतलब आप अपने पास इंक्रीमेंटल में यही तो कहते हैं ना, अगर ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होते तो क्या होता, तो फिर मेरे पास 2,500 बच जाते। सार्थक कह रहा है 135 क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट डाइल्यूशन करानी है मुझको, मैक्सिमम डाइल्यूशन इस नंबर से आएगी। ओके, वो 125 से कम आएगी, इससे हमारे पास मैक्सिमम डाइल्यूशन आएगी। मुझे फटाफट से बताइए, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आता है। क्या मैं अगला साल भी साथ में पैरेलल कर दूं? अगले साल में 1,00,000 का 67% प्लस 2650, और ये तो वही अमाउंट है 1250 बटा में 100, 135 इंटू 12/12। सॉल्व कर लीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। अभिषेक कह रहा है ये 6 महीने हैं। 6 महीने नहीं है, ये सवाल में अभिषेक जून वाला सवाल है ये, ठीक है, ये जून वाला सवाल है। जगनप्रीत ने कहा 0.416 और 0.412। ये बताओ टैक्स का रेट सेम था, फिर ये हमारे पास अलग अलग क्यों आ रहा है? राघव, हर 100 रुपए के लिए आप 135 शेयर देंगे ना, तो इसलिए 100 से डिवाइड किया है। या समझ लो ये हमने अपने पास एक डिबेंचर निकाल दिया कि 100 रुपए का हो तो एक डिबेंचर इतना 135 में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब आपके पास ये आंसर भी अलग अलग है। तो कोई रट्टे चल सकते हैं कि हमेशा सेम होंगे, मैं ये रट्टा नहीं लगा सकता कि ये हमेशा सेम होगा। निधि कह रहा है ये गलत है, 0.04। चेक कर लीजिए साहब, ये गलत है क्या? 0.04 है। आयुषी कह रहे हैं ठीक है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं ठीक है। अब कमाल है, कुछ बच्चे 0.04 बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी यही नहीं पता अभी ये सही है कि गलत है। चलो छोड़ो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझको। बताओ क्यों? इकलौता है, इसमें कौन सा ऑर्डर निकालना है आपने? इकलौता है, इकलौते में कौन सा? घर में एक ही बच्चा है, झगड़ा होगा ही नहीं, फील आनी चाहिए, घर में एक ही बच्चा है, वो झगड़ा किससे करेगा? ठीक है, आप देखिए, जो आप इसके एग्जाम्पल की कभी तारीफ क्या करो कि कहा कावा कमर गजब का एग्जाम्पल दिया। आइए मेरे साथ साथ टेस्टिंग करते हैं। बेसिक ईपीएस, क्या यही कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की भी है? हां, चेक कर लीजिए। अरे निखिल, ऐसी की तैसी करा गई है रेशो, ये एक्स है ये वाई है, बात खत्म। हाँ, अभिषेक कह रहा है डिबेंचर अक्टूबर में आए थे। बेटा ये अक्टूबर से जून तक का ईयर है ना। तुम अभिषेक, तुमको ये लग रहा है कि ईयर तो मार्च में ही खत्म होता है, जून में खत्म हो रहा है। हैप्पी बर्थडे है उसका, उस दिन खत्म कर रहा है। आओ इस पर चलें आगे। तो मुझे फटाफट से बताओ साहब, इसके अंदर कन्वर्टिबल डिबेंचर जोड़ के बताओ, ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना है? राघव 2500 फेयर वैल्यू चेंज थी बेटा, वो हट गई ना। जब फेयर वैल्यू चेंज हट गई है, क्योंकि आपने उन्हें शेयर बना दिया, तो फेयर वैल्यू चेंज हट गई। 52,750। डिनोमिनेटर बताओ कितना है? डिनोमिनेटर 1265। 1265 तो कोई भी नहीं होगा यार। अच्छा, यही 1265 है। ओके, 1265 625। ये वाला बताओ न्यूमरेटर 69,650। हिमांशु कह रहा है क्या मैं एक ही आईपीएस है शो करना जरूरी है? नहीं भी करो कोई बात नहीं, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। 69,000
650, 1687,500। अब मुझे नहीं पता ये फिगर मैं ठीक लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। 552750, 2765,625 रेशो आप बताओ। 599,650, 31,87,500। सॉल्व करो इसको। पल्लवी ने कहा 0.199। एक बच्चे ने कहा 0.20। विशाल, वैसे एक बात बताओ, यही आंसर होगा, बताओ क्यों? क्योंकि इसके अंदर और कुछ है ही नहीं है। तो आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी हो गई? 0.199 और 0.20। खत्म। क्या सवाल अच्छा लगा कि नहीं लगा? एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर बताओ। डिनोमिनेटर बेटा ये देखो, आपकी फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है दिखाओ जरा। उसने लिखा है पीयूष, each 100 rupees nominal value may be converted at any time during 2006 to 2009 into number of shares set below। तो हर 100 रुपए के 135 देने हैं, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 135 होगा ना। समझ में आई पीयूष? 12,50,000 हर 100 रुपए के लिए आपने 135 शेयर देने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 12,50,000 हर 100 के लिए 135 शेयर देने हैं। क्योंकि आपने इशू किए थे अक्टूबर में, अक्टूबर से जून तक का ईयर है, तो यानी पहले साल में 9/12, अगले साल में पूरा साल था 12/12। बच्चा कह रहा है ये आंसर गलत है। नेक्स्ट ईयर का आंसर 0.188 बताया जा रहा है। तो क्या मैं भी इसको 0.188 लिख दूं? In the definition, POS says may entitle holders to share, and that will not entitle. So immediately convertible will be entitled to holders to share. So they are not POS. रश्मि, आप मेरे को एक बार भेजिएगा आप क्या कहना चाहते हैं। I'll just check it and come back on that. हाँ राजीव, EPS हम शेड्यूल 3 में भी रिपोर्ट करते हैं। अब यहां तक की तो मैंने बातें कर दी, तो हमने एक तो ये लंबा चौड़ा सवाल कर लिया आपके साथ। अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास कब मिलेंगे? अब हम आपको बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब हम बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब आपका नया साल आ रहा है। अब हम आपके साथ मिलने वाले हैं सैटरडे को, ठीक है? तो आप अपने पास अब 2 दिन है, आप थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक खबर देता हूं, दिल्ली वाले बच्चों को खबर देता हूं। दिल्ली में आज रात को कर्फ्यू लग जाएगा। आज रात को 11 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू है, और परसों भी कर्फ्यू है। कर्फ्यू लग गया है तो भाई नए साल की शुरुआत जो हो रही है कर्फ्यू से हो रही है। मैं अभी ब्रेक में बाहर गया था तो न्यूज़ देख रहा था, तो यही न्यूज़ सबसे पहले देखी कि दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है। ओके, तो आप लोग अब वैसे नया साल दिल्ली में मनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब नए साल पर बहुत अच्छा रहे। 2020 जैसी ना आए, घर में सब लोग स्वस्थ रहें, परिवार में सब स्वस्थ रहें, मित्र बंधु दोस्त और पूरा समाज स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना मैं और हमारे यहाँ पर सभी लोग आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए नया वर्ष सीए की डिग्री लेकर आए, जिसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और अपने जीवन में अगले राह पर चल पड़े, अगली रास्ते पे चल पड़े। और जिन लोगों ने शादी करानी है वो भी शादी भी करा लें सीए बनते ही। आज के लिए बस केवल इतना ही। थैंक यू, सी यू ऑन सैटरडे, बाय बाय।